बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। अदालती इश्तिहारी मफरूर भगोड़े मलिक रियाज बहरिया टाउन वाले वतन वापस आ रहे हैं जी। कोई डील हो गई है जी उनकी, ये खबरें चल रही हैं। इन खबरों में किस हद तक सदाकत है और खबर आई कहाँ से? उनकी लीगल टीम के अरकान जिनके साथ मेरी बात हुई है वो इस हवाले से क्या कहते हैं, और उनकी वापसी का जो प्लान दिया गया है उसके मुताबिक तो फिर क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो 7 साल के लिए जेल काटने के लिए तैयार हैं। यही हो सकता है ना। इसकी तफसीलात जो हैं वो हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन इससे पहले जनाब हमारे वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब पाक भारत जंग के बाद ना पकड़ाई दे रहे हैं, कहते ना पंजाबी जी कहते फड़ाई नहीं जा रहा। ना मियां शहबाज शरीफ साहब फड़े जा रहे हैं, ना ही आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब जो हैं वो स्लो हो रहे हैं, और जो रही सही कसर है वो ट्रंप सब निकाले जा रहे हैं। यानी भारत दी हर पासे हरी पे ही है। वो हमारे आर्मी चीफ ने तो ये भी कह दिया ना, जो उनका अगर हम खुलासा बयान करें जो एनडीयू में उन्होंने तकरीर की है, तो ये कि पहले थोड़ी भाई जी ने सीबीआईसी टोल की खून ठोकनी है मंजी। उनकी तकरीर से ये भी लगता है कि शायद भारत जो है वो असला इकट्ठा कर रहा है और पाकिस्तान पर दोबारा हमलावर होने की कोई प्लानिंग कर रहा है। पहले यही देख लेते हैं जनाब कि भारत का हाल पूरी दुनिया में क्या हो गया हुआ है। कल के व्लॉग में मैंने कहा था कि ना पाक भारत जंग के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने फतह हासिल की है, उसके बाद जो असले की आलमी मंडी है ना, उसका तवाज़ुन ही बिगड़ गया हुआ है। लोग रूसी, अमरीकी और यूरोपीय असले की बजाय अब चीन की तरफ देखना शुरू हो गए हैं। बल्कि तो पाकिस्तान को भी जो JF-17 थंडर हैं उनके 40 तैयारों का ऑर्डर आया है, जो उसका ब्लॉक 3 है उसका अजरबैजान की तरफ से। और इसमें 2 अहम चीज़ें जो हैं वो रह गई थी। वो मैंने वैसे बताया था कि तुर्किया जो है वो कहता है जनाब हमारी मांग बड़ी बढ़ गई है ड्रोन्स की। तो अब खबर ये है कि वो कह रहे हैं जनाब जो हमारा हिस्सा है ना ड्रोन्स में पूरी दुनिया में वो 65% हो गया है। और दूसरी खबर ये रह गई थी कि इंडोनेशिया, पहले वैसे मैंने खबर दी थी लेकिन इस तनाज़ुर में मैंने बात नहीं की थी कि राफेल उन्होंने तैयारे खरीदने थे, उसका एक मुआहदा जो था वो उन्होंने मौखर कर दिया, और उन्होंने अब जो J-10C जो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए चीनी तैयारे, उनका उन्होंने वो सौदा किया है चाइना के साथ इंडोनेशिया ने। और फिर ये भी आपको पता ही है कि शंघाई तावन तंजीम के इजलास में उनके वज़ीर दिफा के साथ जो हुआ वो पाकिस्तान का नाम शामिल करवाना चाहते थे, और जबकि जो हमारे यहाँ हुआ है बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है और जो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो रही है उसकी मजम्मत की गई। पहलगाम वाला मामले में वो अपने जनाब कोई पाकिस्तान का नाम वो शामिल करवाना चाहते थे, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। एक और इजलास हुआ, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। और फिर जो ब्रिक्स की मीटिंग थी तो वहाँ भी उन्होंने कोशिश की कि पहलगाम वाले इशू में पाकिस्तान का नाम जो है शामिल कर दिया जाए, वो नहीं जनाब उन्होंने किया। और फिर UN की सलामती कौंसिल में जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तनाव था उस दौरान जो इजलास हुआ था, तो वहाँ भी पहलगाम वाले वाक़े को उन्होंने पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश की। तो कौमी सलामती कौंसिल ने भी कोई घास नहीं डाली थी, बल्कि कश्मीर वाले इशू का उन्होंने जिक्र किया था जनाब ये इशू जो है ये सॉल्व होना चाहिए। अब जो भारत है, जो वज़ीर आज़म की जो आर्मी चीफ की तकरीर से लगता है जनाब वो दोबारा ताले आजमाई कर सकता है और वो असला इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी कहीं वो कहते हैं मैं कह हरी पे ही है। वो देखते ये एक तो ये जो राफेल वाला मामला है, वो जो कंपनी है जैसे वो जो बनाती है, उन्होंने जनाब तावन से मांगा था, अदम तावन की वजह से उसकी जो अगली खेप है ना राफेल की वो भी खतरे में पड़ी हुई है। और फिर ये रूस से स्ट्रेटेजिक पार्टनर बहुत अरसा तक रूस इनका रहा है, तो रूस से ये जदीद तैयारे खरीदना चाहते थे कि जनाब सानू दो, पाकिस्तान ने बड़ा मारिया सानू। तो अब ये रूस जो है वो भी लेतो लाल से काम ले रहा है। और ये खबर ये है, बताया जा रहा है कि उन्होंने ये कहा है, रूस की तरफ से ये कहा गया कि जनाब सितंबर 2024 में मास्को ने एहतजाज भी किया था। उस एहतजाज के बावजूद आपने यानी कि जो यहाँ के असला साज हैं इंडिया के, उन्होंने यूक्रेन को हथियार फराहम किए। तो वो मामला भी बीच में फंसा हुआ है। और बल्कि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि रूस की तरफ से इनकार ही समझो, इनकार हो गया। और फिर जो F-35 पहले पेशकश कर रहे थे, जितना बड़ा अच्छा तैयारा राफेल तो बेहतर रहेगा ट्रंप साहब, अब उसका सौदा जो है
वो भी नहीं हो रहा। यानी इन्हों कोई हथियार नहीं दे रहा इंडिया ਨੂੰ कि जनाब साड़ी तुसीं बेइज्जती करवानी है, साड़ी मंडी तुसीं तबाह करनी है, थोड़ी तो ट्रेनिंग ही कोई नहीं हैगी। लेकिन मोदी साहब की बढ़ के अपनी जगह। और फिर ट्रंप साहब जो है, जो मैंने कहा है कि ट्रंप साहब ने अपना अलग एक जनाब उन्होंने मुट्ठी भर के नमक दी, तो जो उन्होंने मौका मिलता वो नमक छिड़ देंगे ने इन्होंने जख्म आते। अब जनाब उन्होंने ट्रंप साहब ने जो ब्रिक्स में इन्होंने एलामिया वगैरह जारी किया है कि अलग से वो डॉलर के मुकाबले में कोई करेंसी लाने की बातें शातें हुई हैं, वहाँ तो ट्रंप साहब बड़े गुस्से में हैं और वो कहते हैं जनाब मैंने तो इन पे ना इंडिया समेत इन पे इजाफी टैरिफ लगाना है 10% शायद वो कह रहे हैं। कई ममालिक में उन्होंने लगा भी दिया, किसी में 32%, किसी में 35%, किसी में 24%, किसी की 21%, इस तरह उन्होंने वो टैरिफ शैरिफ जो है वो लगा रहे हैं। और जो पाकिस्तान के साथ है उन्होंने 0 टैरिफ का वादा कर लिया, एक बात। और दूसरी बात यह कि एक मरतबा फिर जो व्हाइट हाउस है वहां से ये कहा गया है कि जनाब तर्जमान की तरफ से ये कहा गया है कि जनाब पाकिस्तान की फिर तारीफ कर दी उन्होंने। उनके जनाब पाकिस्तान ने जो सफारती कोशिशें थी, जो सफारतकारी थी डोनाल्ड ट्रंप की पाक इंडिया जंग के दौरान, दो एटमी पावर्स हैं इनके दरमियान लड़ाई हो रही थी, जंग बंदी के हवाले से उनका जो उनकी सफारतकारी को पाकिस्तान ने रिकग्नाइज किया है, इसीलिए उन्होंने नोबेल प्राइज के लिए जनाब उनका नाम दिया है डोनाल्ड ट्रंप का। यानी ये भी इंडिया ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੰਗ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 18-20 की 22 ਦਫਾ ਤਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, और अगर व्हाइट हाउस के तर्जमान भी मिलाया जाए और वजारत खारजा में मिलाया जाए, मेरे ख्याल 25 दफा पाकिस्तान और इंडिया की जंग का जिक्र जरा हो चुका है। और उन्होंने जो तासर होंगे ना जंग का, जो बयान का, वो यही होता है कि जनाब इंडिया ने रिक्वेस्ट की, यही तासर यही मिलता है। और जनाब फिर हमने पाकिस्तान के साथ बात की, ये तो हो गया जनाब जो भारत ज़लील हो रहा है पूरी दुनिया में। और दूसरे जनाब हमारे वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब जनाब इस जंग के बाद जहां जाते हैं उनका एतमाद ही, उसका लेवल ही कुछ और है। पहले वो कहा करते थे जनाब मैं वहां गया, फलां मुल्क में गया, मैंने ये कहा जनाब मैं मांगने नहीं गया। अब उनका जो लबो लहजा है, जो स्टाइल है, अभी वो आज़रबाईजान में थे और वहाँ जो इक़्तिसादी ताबन तंज़ीम उसका इजलास था, तो वहाँ ये दूल्हा महफिल बने हुए थे मियां शहबाज शरीफ साहब। आपने देखा होगा, फुटेजेस आपने देखी होंगी कि जनाब जो ईरान के सदर हैं वो जनाब कहीं और बैठे हुए थे और ये जनाब उनको इशारा करते हैं, अपनी साथ वाली सीट पे हाथ रखते हैं, तो वो जनाब वहाँ इनके साथ आके बैठ जाते हैं। और फिर पता नहीं ये गंदे लतीफ़े सुनाते की करते रहे जनाब, वो कह के ही लग रहे होंगे ने मियां शहबाज शरीफ की गुफ्तगू ते जिहड़े सरबराह ने मुमलकत ने यार भाइयों तरह नजर आ रहे हैं, दोस्तों की तरह। इस तंजीम के इजलास की मैं गल कर रहा, उसमें तुर्की के सदर थे और जो आज़रबाईजान के सदर थे वो थे, तो ये जनाब कह के ही लगते हुए नजर आ रहे हैं इनकी गुफ्तगू से इत्मीनान जो है। और फिर ये भी एक खबर है कि वो आपको याद होगा कि मैंने बताया था जनाब उनके दफाई ताशी को बुलाया है, जो उनका सफारत खाना है आज़रबाईजान का भारत के अंदर, तो उन्होंने कहा था जनाब आप पाकिस्तान के जो जहाज हैं, बहरी जहाज, उनकी रीफ्यूलिंग कर रहे हैं आप, तो ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा जनाब ये कोई हम जुर्म नहीं कर रहे, अगर जुर्म होता भी तो हम जरूर करते। अब पता ये चला है कि जनाब हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं मियां शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने ये पूछा है जो सदर है आज़रबाईजान के इल्हाम अलीयोव साहब से कि ओ भाईजान तुसी तेल शिप सानू दिता सी, तो पैसे पूसे बिल शिप जो तुसी भेजे नहीं। तो वो कहते हैं कि उन्होंने कहका लगाया, उन्होंने कहा जनाब भाइयों के विच काते जनाब बिल लैने, तुर तो मियां साहब असीं की बिल लैना, बस ठीक आ, ओके हो गया। और दूसरी बात यह है कि वहाँ हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म है ना, ये पहले तो ना कह के वाला जो एक फुटेज है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब उसके बाद जनाब हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब जनाब, ये इस तंजीम के इजलास में जब गए हैं ना, तो इन्होंने जो आज़रबाईजान के सदर हैं उनसे एक मुतालबा कर दिया। बाज़ार वो लग रहा है बड़ा अजीबो गरीब किस्म का मुतालबा है। उन्होंने ये कहा कि जनाब जो काराबाग है ना, वहाँ मुझे और मेरे भाई जो तुर्की के सदर हैं तय्यिप एर्दोगान, इनको घर चाहिए। यानी काराबाग में घर मांग लिया जाए, घर बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया है मियां शहबाज शरीफ साहब ने। अब ये नहीं है कि जनाब मियां साहब को जनाब वहाँ को घर जो है उसकी ज़रूरत है, ये एक सफारती अगर ज़ुबान में इसको समझे
तो जो काराबाख वाला इशू है, काराबाख पे आर्मीनिया ने कब्जा कर लिया था। आपके इल्म में काराबाख जो है वो आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान उसका तनाज़ा है। फिर वो पाकिस्तान और तुर्किया ने अमली तौर पे मदद की अजरबैजान की, और फिर वो इलाका जो है काराबाख जो है वो खाली करवा लिया गया, और कुछ आर्मीनिया के जो हमदर्द है जिनमें रूस भी शामिल है, रूस ने वैसे पिछले दिनों ये कहा है कि काराबाख जो है वो अजरबैजान की मिल्कियत है, लेकिन वो उस तनाज़े को, वो उस इलाके को वो मुतनाज़ा ही माना जाता है। वज़ीर-ए-आज़म अगर वहाँ घर की ख्वाहिश का इज़हार करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें वहाँ ज़रूरत है, बल्कि इसके दो मतलब हैं। एक तो ये कि वो ये तासर देना चाहते हैं, पैगाम देना चाहते हैं सफारती तौर पे कि जनाब पाकिस्तानी जो हैं वो अजरबैजान को अपना दूसरा घर समझते हैं, और तुर्किया के सदर के लिए अगर उन्होंने मांगा तो इसका मतलब ये भी है कि जो तुर्किया के लोग हैं वो भी अजरबैजान को अपना दूसरा घर समझते हैं। लेकिन इससे भी जो स्ट्रांग पैगाम है या जो बुनियादी पैगाम है वो ये है कि पाकिस्तान और तुर्किया जो है वो काराबाख पे जो मुल्कियत है अजरबैजान की उसको तस्लीम कर रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे हमारा कोई दोस्त मुल्क है कि जनाब जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुतनाज़ा इलाका है, वो कहते हैं जनाब ये पाकिस्तान से कहें कि हमें वहाँ जनाब ज़मीन अलाट कर दे, कोई फार्म हाउस अलाट कर दे। ये एक तरह से उसके साथ ये इज़हार यकजहती होता है। और दूसरा जो मैंने कहा जनाब हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो भी स्लो नहीं हो रहे, और उन्होंने जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से जो खिताब किया है तो वहाँ उनका जो मैंने अर्ज़ किया था इब्तिदाइया में जो लुब्बे लबाब है तकरीर का, वो यही है कि जनाब पहले तो से थोड़ी बजाई सी टोल की और हुन ठोकनी है थोड़ी मंजी। उन्होंने जो बात की जो मुझे सबसे अच्छा फिक्रा लगा है, उन्होंने कहा कि जनाब ये जो आप कह रहे हैं ना बयानात दे रहे हैं इंडिया वालों को, उन्होंने कहा है कि जनाब जो मीडिया पे बयानबाजी से या नारेबाजी से या दरामद शुदा फैंसी जंगी हथियारों के जरिए, वो कहते हैं साजो सामान के जरिए जंग नहीं जीती जा सकती। जंग जीतने के लिए उन्होंने बताया जनाब जंग जीतने के लिए यकीन मुहकम चाहिए, पेशा वराना काबिलियत चाहिए जो पाकिस्तान ने साबित की है, ऑपरेशनल शफाफियत चाहिए, अदारों की मजबूती चाहिए, और कौमी अज़्मो और हौसला चाहिए। उसके साथ जंग जीती जा सकती है। यानी आप लोगों के पास ये सारी चीज़ें जो हैं ये नहीं थी। और दूसरी बात उन्होंने ये की है कि जो उनके डिप्टी आर्मी चीफ थे राहुल सिंह, उन्होंने जो बयान दिया था जनाब हमारी जो जंग थी ये सरहद के ऊपर, जनाब पाकिस्तान अकेला नहीं था, इसके साथ तुर्किया भी था और चीन भी था। तो उन्होंने कहा जनाब ये एक बेमकसद और जनाब बिलाजवास बेबुनियाद किस्म का ये एक बयान है। वो कहते हैं ना असी जी जंग जीती है अपने डंडा के जोर से जीती है, ये नहीं कहते कि दोस्त मुमालिक की मदद हासिल नहीं सी सानू, ठीक है, लेकिन जंग जी असी वो जी दसी उपर उन्होंने चीज़ा दसिया कि यकीन पेशा वराना मुहारत काबलियत सारिया चीज़ा उनके असी ये जंग जीती है भाईजान। ये तुसी बेबुनियाद जरा ना खुद साख्ता किस्म की एक नाकाम तुसी सियासी कोशिश कर रहे हो, सियासी बयान है थोड़ा ये हजीमत मटाने वास्ते, ये उन्होंने कहने का मतलब जो नज़र आता। और कहते तुम अपनी खुद साख्ता नंबरदार बने हुए इस इलाके के थानेदार बने हुए सी, तो ये तुम अपनी थानेदारी खुद साख्ता थानेदारी कायम करने वास्ते ये हम गल्लां कर रहे हो कि जनाब संत तिन्ना ने रल के कुटिया। अगर कला कला आओ तो फिर वो कहते ना कि जनाब वो कहते कि कले कले आओ, लड़ाई होगी ना एक बंदे की स्टेज शो तुम देखा होना, वो बंदा कहता जनाब लड़ाई होगी तो जनाब वो 4-5 जने सी कला सी, तो उन्हें कहा जनाब कला कला आओ, फिर कले कले ने उन्होंने मारे। वो कहते जनाब इस तरह की वो भारत की वो कहते हैं, और वो कहते हैं ये दोस्त ये पाकिस्तान के साथ चीन और ये तुर्किया खड़े हो गए, तो जब थोड़ा जी पॉलिसी आ मुतशद्दिदाना हिंदुत्वा उसकी वजह ना सारे हम शायद थोड़े खिलाफ हो खड़े ने, थोड़े नाल क्यों नहीं दोस्त आके खड़े हो गए, साडे नाल तो चलो सराते आ गए, थोड़ी गल मन भी लेंगे कि चीन और तुर्किया जनाब साडे नाल आ खड़े हो गए लड़ाई वास्ते, तो थोड़े नाल क्यों नहीं खड़े हुए, ये भी कभी सोचिया तुसी। और दूसरा उन्होंने जो मैंने कहा ना कि जनाब लग ये रहा है उनके बयान से कि शायद इंडिया जो है वो दोबारा किसी ताले आजमाई की कोशिश में है। तो उन्होंने ये कहा है कि जनाब किसी भी किस्म की अगर मुहिमजुई की जाती है ना पाकिस्तान के खिलाफ, एडवेंचरिज्म या पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत के खिलाफ को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाती है, तो जनाब फिर हम उसका फौरी जवाब देंगे। जैसे पहले उन्होंने कहा था जैसे हिचकिचाना कोई नहीं है,
अभी मंजी ठोक देनी है थोड़ी। अभी उन्होंने यही बात की है और उन्होंने कहा जब हमारी तो दहाइयों पर मबनी हिकमत अमली है जिसके तहत हमने ये फतह हासिल की है। और दूसरी बात उन्होंने ये की है कि अगर इन्होंने हमारी आबादी के मराकस, ये ड्रोन शो होंगे ना आबादियों के ऊपर ही फिर रहते हैं इनके, या फिर फौजी अड्डों के ऊपर या इक़्तिसादी मराकज़ पर बंदरगाहों को निशाना बनाने की अगर कोशिश की गई ना, तो फिर जनाब इसका शदीद, गहरा, तकलीफ दे और सोच से बढ़ के सख्त जवाब दिया जाएगा। ये बात उन्होंने की। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ मैं मतलब ਲੈਣਾ ਉਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ और थले लग के रहो। ਐਵੇਂ नंबरदारी थानेदारी दिखाने की जरूरत नहीं हैगी। जो थोड़ा ना हो गया ना उन्होंने जमीनी हकीकत के तौर पर कबूल कर लो और फिर जो थोड़ा ना दुनिया छो रहा ਉਹਦਾ भी ਤੁਹਾਨੂੰ अंदाजा है, अंदाजा हो जाना चाहिए। वो बस वो जो मोदी साहब हैं वो जनाब ज़ाहिर है सियासी तौर पर लोगों को उसी तरह बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने अवाम को। जैसे ये यहाँ कुछ लोग हैं जो जेल में बैठ के भी लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और मुसलसल बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब जनाब जो मलिक रियाज साहब वाली खबर है उसकी तरफ आ जाते हैं। वो उनके वकला क्या कहते हैं वो मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले ये जो खबर है ये आई कहाँ से है। ये कुछ दिन पहले जनाब एक सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने जनाब अपना उनका शो है व्लॉग, उसमें उन्होंने बात की और उसके बाद जनाब अब जो है हमीद गुल साहब जो है हमारे साबिक DGA से मरहूम, उनके साहबजादे अब्दुल्ला गुल साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट हम आपको दिखा भी रहे हैं और पढ़ भी देता हूँ मैं। तो इसका भी हम कानून की नज़र में जो कुछ है ये जो उन्होंने खबर दी है उसका भी हम जायजा लेते हैं। पहले तो ये कहते हैं जनाब चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज हुसैन। पहली बात तो ये है कि जनाब बहरिया टाउन के चेयरमैन नहीं है, ओहदे छोड़ चुके होंगे। उनकी जायदाद कुर्क होने का जब को हुक्म दिया गया था तो पता ये चला कि तो उन्होंने ना तो भाईजान खुद देज की भी नहीं है, बहरिया टाउन की वो चेयरमैनशिप के से अलग हो चुके हैं। अब उसका कोई CEO है, कोई और है वो। अच्छा बहरहाल दूसरी बात यह है कि जनाब वो जन कह रहे हैं मलिक रियाज और एक साबिक MP हैं, डायरेक्टर लैंड हैं हाजी अमजद महमूद चौधरी और कंट्री हेड जो हैं शाहद कुरैशी और हुकूमत के दरमियान मामला तय पा गए हैं इस खबर के मुताबिक जो अब्दुल्ला गुल साहब बता रहे हैं। और कहते हैं मलिक रियाज जब 15 जुलाई को 2025 की शाम कराची पहुंचेंगे और फिर जनाब वो कहते हैं जनाब आसिफ अली ज़रदारी ने किरदार अदा किया है और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने, नायब वज़ीर असाक डार ने और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कलीदी किरदार अदा किया है ये माहदा करवाने। अच्छा इसमें जो एक और किरदार है उसका जिक्र नहीं किया। वो जो हमारे स्पीकर हैं एजाज सादिक साहब कौमी असम्बली के, उनका जो बेटा है अहमद एजाज सादिक, वो तो इनके साथ लगा हुआ है। वो जिन्होंने वानी बनाई थी वो जनूबी दुबई में इन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, वो जनाब उसका स्ट्रेटजी ऑफिसर है जो BT प्रॉपर्टीज है ना, बहरिया टाउन प्रॉपर्टीज, वहाँ जो प्रोजेक्ट शुरू किया था। और जब जिन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था तो फिर हमारे वो जंग अखबार के मालिक हैं वो साहब भी वहाँ इफ्तिताई तकरीब में जो पहुँचे हुए थे। और यार किसी को ये जरूरत नहीं है किसी मीडिया हाउस को कि मलिक रियाज की खबर चला दें उनके खिलाफ, बल्कि एक आप कह लें कि इश्तिहार था बहरिया टाउन के खिलाफ, वो नहीं चल सका था सर। सिर्फ एक अदारा है मीडिया हाउसेस में, डान ग्रुप जो है, वो मलिक रियाज के खिलाफ जो खबर है वो चला देता है, शाये भी कर देता है, लेकिन बाकी कोई नहीं चलाता चलता। अच्छा अब वो जो कह रहे हैं ना अपनी खबर, अच्छा ये जो अहमद एजाज सादिक साहब हैं, ये जो मैंने कहा तो जनाब पहले भी ये खबर आई थी कि जनाब एजाज सादिक साहब जो हैं वो भी कोई कोशिश कर रहे हैं कि मामला सीधे पद्धरे हो जाए। अच्छा अब ये जो कह रहे हैं कि मलिक रियाज साहब जो है कराची में हुकूमत सिंध की सिक्योरिटी में बिलावल हाउस में क्याम करेंगे जब तक इस्लामाबाद वापसी की क्लियरेंस अमल में नहीं आ जाती, ठीक है ना। इसके बाद वो इस्लामाबाद रवाना होंगे। अब ये है अदालती इश्तिहारी, ये जो केस था ना अलकादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड वाला जिसमें इमरान खान और बशीर बेगम आ चुकी है, इसमें ये और इनके बेटे जो हैं ये भी मुलजिम है और ये इश्तिहारी हो चुके हुए, दायमी वारंट गिरफ्तारी इनके निकल चुके हुए हैं। और अगर ये वहां ठहरते इनको पनाह देते हैं बिलावल हाउस में, तो जो पनाह देने वाले हैं वो कोई भी हो सकता है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो, कोई भी है,
जो पनाह देता है वो ताज़ीरत पाकिस्तान के इश्तिहारी को जो पनाह देना है वो ताज़ीरत पाकिस्तान की दफा है 216, उसके तहत जुर्म है और संगीन जुर्म है और काबिल दस्तंदाजी नाकाबिल जमानत जुर्म है, और उसमें पता कितनी सजा है? 7 साल तक कैद की सजा हो सकती है। तो भाई जी इसमें उन्होंने वहां ठहरने की क्या जरूरत है? 15 जुलाई को आने की जल्दी क्या है? अगर इतनी उनकी होगी हुई है डील शीट, तो फिर वो जनाब वहां आए, उतरे और पहले तो अपनी डील मुकम्मल करें ना, और डील मुकम्मल करने के बाद जनाब वो कराची में उतरे और वहां सीधे जाए सिंध हाई कोर्ट, वहां सरेंडर करें और वहां से राहदारी जो बेल है जैसे आमतौर पर ले लेते हैं, बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं इसकी, तो वहां से बेल करवाएंगे जनाब मैंने वहां सरेंडर करना है साहब अदालत में जाके, या उस अदालत में जिसने मेरे वारंट निकाले हुए हैं, तो जनाब मुझे वो मैं मौका दिया जाए वहां तक पहुंचने का, मुझे खदशा है कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो वहां बुलावल हो जाने की क्या जरूरत है? और फिर दूसरी बात यह जो मैंने कहा सीनियर साफी के विलाग की बात कर रहा हूँ, वो जनाब कहते हैं मलिक रियाज ने आर्मी चीफ को 2 खत लिखे और मादरत की और शोहदा के लिए 3000 कनाल अराजी जो है ना वो देने की पेशकश की है, उसने ये कहा। और जनाब मोहसिन नकवी और DGMI जो हैं वो चाहते हैं कि मलिक रियाज से मामला ठीक हो जाए, और वो कुछ सिग्नल्स मिले हैं जिससे पता चलता है कि मामला आगे बढ़े। अब इसका मतलब यह है कि जैसे 190 मिलियन पाउंड में इमरान खान है, उसने भी तो ट्रस्ट के लिए जमीन ली थी ना, अलकादर ट्रस्ट के लिए, वो कहते हैं मेरी कौन सा जाती मिल्कियत थी। तो ये भी अगर शोहदा के लिए 3000 कनाल अराजी जो है फौज ले लेती है उनकी माफी के लिए, माफी तलाफी के लिए, मामला तय करवाने के लिए, तो इसका मतलब क्या निकलेगा? इसका मतलब अगर इमरान खान को रिश्वत दी गई थी अलकादर ट्रस्ट की जमीन अराजी की शक्ल में, या फिर जो बिल्डिंग तमीर करके दी थी, तो ये 3000 कनाल अराजी जो अगर देते हैं, उनको पेशकश करते हैं, तो फिर इसका मतलब क्या होगा? क्या मतलब निकलेगा? क्या वो इससे वो पैसे वसूल कर रहे हैं? वैसे खबर ये भी है कि जब 3000 कनाल अराजी करें, इनका उनके साथ बहरिया टाउन के साथ ना कोई फड्डा छड्डा भी चल रहा है, तो शायद वो वाली जो फड्डे वाली जमीन है वो उनका मौक़िफ़ जो है वो कहते हैं कि जनाब मे भी ये हो सकता है कि वो कबूल कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अब उन्होंने माफ़ी मांग के आके करना क्या है? ऐसी खबरें चल रही है जनाब जो मलिक रियाज है वो लेट होके आ रहा है, वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं। किसके खिलाफ वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं जनाब? जिस केस में इन्होंने वादा माफ गवाह बनना था इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड और अलकादर ट्रस्ट वाला जो केस है उसमें, तो वो केस तो जनाब उसको तो फैसला भी हो चुका हुआ है, ट्रायल भी मुकम्मल हो किया हुआ है। इनका जो केस है मलिक रियाज और इनके बच्चे का केस जो है वो अलग कर दिया गया है, और मलिक रियाज और वो इमरान खान और बुशरा बेगम जो हैं उनको 17 जनवरी 2025 को एहतसाब अदालत ने वो उसमें 190 मिलियन अलकादर ट्रस्ट वाला केस जो है उसमें उन्होंने सजा सुना दी थी। इमरान खान को उसमें जो है वो 10 लाख जुर्माना और 14 साल कैद की सजा हुई थी, और बुशरा बेगम को जनाब 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा हुई थी। तो अब तो किसी गवाही की गुंजाइश ही नहीं, तो ये क्या गवाही देनी है इन्होंने आके? और आपको याद होगा कि इन्होंने जनवरी ही में 2025 ही में इन्होंने ये एक बयान दिया था, ये बाकायदा ट्वीट किया था इन्होंने कि जनाब जितना मर्जी जुल्म कर लो गवाही नहीं दूंगा, ये इन्हीं का बयान था ना, आपके इल्म में है ना। और फिर दूसरा जो इनको जुर्माना हुआ है बहरिया टाउन को, जो साकम सहार वाले और सुप्रीम कोर्ट में और बाद में जनाब अजमत सईद साहब वाला जो बेंच था उसने जो इनको जुर्माना किया था वो 460 अरब रुपए का जुर्माना हुआ था। ये कराची में जो बहरिया टाउन वाले वो जमीनों के कपड़े शपड़े जो भी मामला हुए थे, तो वो इन्होंने 7 साल के अंदर अंदर ना, ये मेरे ख्याल मार्च 2018 में ये शुरू हुई थी नेगोशिएशन अदालत के सामने इनकी, जनाब इतने पैसे ले लें इतने पैसे ले लें, और फिर मार्च 2019 में इसका जो फैसला हुआ था इन्होंने एक पेशकश की थी खुद ये मलिक रियाज साहब ने कि जनाब मेरा केस जो है नैब को ना भेजे, मैं ये 460 अरब यानी 4 खरब 60 अरब रुपए जो है ये जुर्माना अदा करने के लिए तैयार हूं। तो पहली डाउन पेमेंट जो इन्होंने की थी ना वो इन्होंने की थी जनाब ये 25 अरब डॉलर की। अच्छा, उसके बाद इन्होंने 7 साल के अंदर अंदर ना ये इसकी किस्तें जो हैं वो अदा करनी थी 7 साल के अंदर अंदर, लेकिन उसके बाद जो भाई साहब हैं इन्होंने किस्तें नहीं अदा की, और
कभी कोरोना का बहाना ले लिया, कभी कोई बहाना ले लिया। कोरोना के लिए भी इन्होंने जनाब कोरोना आ गया है और फिर इनका अलग जो है ये अकाउंट खुल गया था सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ इन्होंने पैसे जमा करवाने थे, और फिर 190 मिलियन पाउंड जो है वो वाली रकम जो आई थी वो भी इनके अकाउंट में चली गई थी। और फिर जो काजी साहब जब आए हैं तो उन्होंने जनाब वो जो अकाउंट है उन्होंने स्टेट बैंक से कहा और रजिस्ट्रार से कहा जनाब इतने का नहीं रखो पैसे, ये सरकार दे पैसे ने सरकार को दो 190 मिलियन पाउंड जड़े आए। तो वो जब 190 मिलियन पाउंड जो आए थे ना उसकी उस वक्त मेरे ख्याल जो सारी मालियत बन गई 38 अरब डॉलर के करीब, सॉरी रुपए के करीब बनती थी। तो ये फिर जनाब इनके जनाब तकरीबन 57 अरब रुपए जो है जमा हो गए थे, वो निकल गए। तो अब जनाब इन्होंने जो पहली किस्त जमा करवाई थी ना 25 अरब वाली, वो ही जमा करवाई है। तो अब इसमें यह है कि इस केस में भी इनकी जान नहीं छूट सकती, क्योंकि ये कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं है उस तरह का, मेरिट्स पे हालात वाकयात के मुताबिक इन्होंने खुद पेशकश की हुई है कि जनाब मैं 460 अरब रुपए जो है ये जमा करवा दूंगा जुर्माने की मद में, ये जो भी आप कह लें उसको, या जो भी नुकसान हुआ है सारा हुआ है सरकार का, तो वो जनाब अब ये कुछ इस तरह हो सकता है जनाब जो मैंने कहा था मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जनाब वो जमीन मुझे देंगे या क्या करेंगे, वहां कुछ छोटा मोटा रोला चला डालने तो डालने, लेकिन ये जो अगर अपील में जाते हैं तो अपील इसकी बनती नहीं है, या इसको तब्दील करवाने की कोशिश करते हैं तो वो बनता नहीं है, क्योंकि ये वो उनकी मर्जी के साथ इस केस का जो है ये फैसला हुआ था। अब जनाब जो इनके वकला है ना, इनके दो वकील हैं, एक वरिष्ठ साहब हैं जो पिछले दिन इनको दुबई में मिल के आए हैं, उनसे मैंने बात की है। मैंने कहा जनाब ये वरिष्ठ साहब बताएं जरा, वो ये जो खबरें शबरें चल रही हैं तो जनाब मुझे नहीं पता, और वो कहते हैं जो मैंने बताया ना पहले वो मिलके भी आए इनको, तो वो कहते हैं कि अगर ऐसी बात होती है उनकी वापसी वाली तो फिर मुझे जरूर पता होता। जाहिर है लीगल टीम के बगैर, लीगल टीम ने तो केस लड़ना है, उसी ने तो जमानतें करवानी है, बेशक मामला तय भी हो गए हुए हों, फिर भी मामला तो अदालतों के जरिए हल होना है ना, जमानत वगैरह जो भी है जो इश्तिहारी है मुकदमात में। और दूसरी एक और इनके वकील हैं, वो वकील साहब जनाब जो है ना ये इनके खिलाफ जो भी साफी बात कर रहे हैं, जो भी बात करता है मलिक रियाज के खिलाफ, वो जनाब मलिक रियाज की तरफ से एक लीगल नोटिस ठोक देते हैं उसको। हमारे कई दोस्तों को भी आया है, तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा यार मैंने भी मलिक रियाज के खिलाफ विलाग करना है और मैं तो जनाब ठोक बजा के करूंगा। उनका कर तू फिर अगर तू कोई ऐसी गल की थी तेनों भी लीगल नोटिस देवांगे। बहरहाल उनके साथ जब बात हुई उन्होंने कहा जनाब वो मलिक रियाज को पागल है, वो क्यों पाकिस्तान में आएंगे, पाकिस्तान में वो कहते हैं उनका रह क्या गया। वो बताने वाले वो साहब बता रहे थे कि जो राई के दाने के बराबर उनका रह गया पाकिस्तान में, बाकी सारा कुछ जो दुबई वाला प्रोजेक्ट है वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, वहां सुकून के साथ बैठे हुए हैं, तो उन्हें वापस आने की क्या जरूरत है। और वो ये कह देना बिल्कुल ये जो खबरें शबरें चल रही हैं उनके बकौल कि जनाब कोई उनमें सदाकत नहीं है, वो कोई वापस नहीं आ रहे, ये उन्होंने बताया। अब देखें 15 जुलाई को अगर मे भी ये खबर जो है, एक बड़े बाप के बेटे हैं अब्दुल्ला गुल साहब जो हैं और उनके वालिद साहब जो ISA के चीफ रह चुके हुए हैं, इनके भी राब्ते शाब्ते तो हैं, मे भी कहीं से इनको ये खबर मिली हो कि जनाब 15 जुलाई को मलिक रियाज साहब जो वापस आ रहे हैं, लेकिन वो जो प्लान बना तरीका कार बता रहे हैं ना वो दिल को नहीं लग रहा। ये बिलावल उसमें जाके जनाब ठहर जाएंगे, गिरदारी साहब के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात हो सकते हैं, ये ठीक है बात, लेकिन एक इश्तिहारी को पनाह देना जो मैंने कहा कि ताज़रियत पाकिस्तान के तहत एक जुर्म है, तो वो इस जुर्म का इर्तिकाब करने की जरूरत क्या है जब बेल का ऑप्शन जो है उनके पास मौजूद है, तो उस ऑप्शन को इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे। बहरहाल उनके दो वकील जो है ना उनकी लीगल टीम के बड़े अहम रुकन है, वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो नहीं आ रहे वापस। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर मुझ पर हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।